कक्षा 9 से 12 एवं रीट में संस्कृत व्याकरण के सामान्य अध्ययन के लिए सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अब तक के पिछले वीडियो में हमने विसर्ग संधि के विभिन्न भेदों के बारे में पढ़ा। विसर्ग के स्थान पर सत्व कहाँ होता है, रुत्व कहाँ होता है, उत्व कहाँ होता है और विसर्ग का लोप कहाँ पर होता है। अभी हम इस वीडियो में इन विसर्ग संधि के सभी भेदों को एक साथ देखने वाले हैं। इस वीडियो से आपके विसर्ग संधि पूरी समझ में आने वाली है कि किस स्थान पर स करेंगे, कहाँ र करेंगे, कहाँ उ करेंगे और कहाँ विसर्ग का लोप करेंगे। तो आओ इस वीडियो को देखते हैं। अगर विसर्ग के बाद वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो या स, श और स यानी तीनों स में से कोई सा भी हो, तो ऐसी परिस्थिति में विसर्ग के स्थान पर स कर दिया जाता है। यह है पहली परिस्थिति और इस संधि का नाम है सत्व संधि। सत्व संधि, सत्व संधि में स करते हैं। विसर्ग के बाद अगर वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो, लेकिन अगर विसर्ग के बाद ये वाला श होता है तो हम इस स को इस श में बदल देते हैं। और अगर विसर्ग के बाद ये वाला श होता है, मूर्धन्य श होता है, तो हम इस श में बदल देते हैं, मूर्धन्य श में बदल देते हैं। इसी तरह से वर्ग का पहला दूसरा वर्ण सामने हो, अब वो अगर च या छ हो तो हम इस श को इस श में बदल देते हैं, जैसे रामश्च में किया, रामश्च। इसकी संधि है, संधि विच्छेद राम है प्लस च। विसर्ग के बाद च है, वर्ग का पहला वर्ण है, लेकिन च स्तुत्व संधि के नियमानुसार इस स को इस श में बदल दिया जाएगा और रामश्च हो जाएगा। तो इस तरह से इस श में बदल दिया जाता है। इसी तरह से विसर्ग के बाद अगर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण ट या ठ हो तो फिर तब भी हम इस स को इस मूर्धन्य षकार में बदलेंगे, जैसे रामष्टीकते में हमने बदला है। तो यहां पर आपको यह समझना है कि विसर्ग के बाद वर्ग का पहला दूसरा वर्ण यदि च या छ हो या ये वाला श हो तो हम विसर्ग के स्थान पर ये वाला श करते हैं। और विसर्ग के बाद अगर ट या ठ हो और ये वाला मूर्धन्य षकार हो तो हम विसर्ग के स्थान पर ये वाला श करते हैं। विसर्ग के बाद तो ये सत्व संधि है। सत्व संधि में क्या होता है, विसर्ग के बाद अगर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण च या छ हो तो विसर्ग को इस श में बदल दिया जाता है। और विसर्ग के बाद अगर पहला दूसरा वर्ण ट या ठ हो तो विसर्ग को मूर्धन्य श में बदल दिया जाता है। और संधि कौन सी है, सत्व संधि। लेकिन विसर्ग के बाद अगर त या थ हो, विसर्ग के बाद अगर त या थ हो या स हो तो इसको इस स में बदला जाता है। ये हो गई पहली परिस्थिति सत्व संधि की। दूसरी परिस्थिति है अगर इन स में से कोई सा भी स विसर्ग के बाद हो तो विसर्ग के स्थान पर स तो कर ही दिया जाता है, जो भी स बाद में होगा वैसा ही से बदल देंगे। लेकिन अगर नहीं बदलेंगे, विसर्ग ही रहने दिया जाएगा, तब भी वह भी सही माना जाएगा। जैसे नी ही प्लस शुल्कम, तो नी ही शुल्कम भी सही है विसर्ग युक्त, और निःशुल्कम भी सही है, विसर्ग के स्थान पर श करना भी सही है। तो ये थी पहली संधि सत्व संधि। दूसरी संधि थी उत्व संधि। अगर अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद अ हो तो विसर्ग के स्थान पर उ कहाँ पर होता है, विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद या तो अ हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या है य व र ल हो और ल हो, तब हम विसर्ग के स्थान पर उ कर देते हैं। जैसा हमने विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, उ, जैसा हमने देवोर्चे में किया, देव है प्लस अर्चे देवोर्चे। इसी तरह से शिवो वंद्य में किया, शिवो वंद्य है। तो इसके लिए आप उत्तु संधि वाला वीडियो देख सकते हो।
विसर्ग के स्थान पर ऊ करते हैं। कब करते हैं? जब विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद या तो अ हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या है या वरल में से कोई भी हो तो विसर्ग का ऊ कर दिया जाता है। और संधि का नाम है उत्व संधि। उत्व संधि। उत्व संधि में विसर्ग का जब ऊ करते हैं तो उसके बाद अ और ऊ दोनों मिलकर गुण हो जाते हैं, जैसा शिवो बंदे में हो रखा है। और अगर उसके सामने अ हो जैसे यहाँ पर था तो फिर उसको अवग्रह चिन्ह में बदल दिया जाता है अ को, और फिर ये पूर्व रूप भी हो जाता है। तो इस तरह से हमने विसर्ग संधि की उत्व संधि पढ़ी थी। तीसरी संधि हमने पढ़ी थी ऋत्व संधि। ऋत्व संधि में क्या होता है? हम विसर्ग को र में बदलते हैं। इस विसर्ग को र में बदलते हैं। कब बदलते हैं? अ या आ को छोड़कर अन्य स्वर, अ आ भिन्न स्वर, यानी अ या आ नहीं होता, उसके अलावा कोई सा भी प्रकार का स्वर हो सकता है, और उसके बाद विसर्ग होता है, और उसके बाद किसी भी प्रकार का स्वर हो सकता है, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो सकता है, या है, या, व, र और ल में से कोई भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, मतलब विसर्ग को र में बदल दिया जाता है, जैसे विधिरेव में बदला था। विधिरेव जैसे धेनुर गच्छति में बदला था। संधि का नाम है ऋत्व संधि। इसके अलावा इसकी एक परिस्थिति दूसरी ये भी है कि विसर्ग की तरफ अ हो तो उसको भी हम तब भी हम विसर्ग के स्थान पर र कर सकते हैं, लेकिन वो अ किसी अव्यय का होना चाहिए। तो वो अ अगर किसी अव्यय का होगा, जैसे प्रातः गच्छति, पुनरअत्र, जैसे पुनः प्लस अत्र, विसर्ग के स्थान पर र कर देंगे पुनरअत्र। तो ये ऋतु संधि हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था विसर्ग का लोप कहाँ पर होता है। तो विसर्ग का लोप दो प्रकार की परिस्थितियों में होता है। विसर्ग के लोप करने की दो प्रकार की परिस्थितियां हैं, या तो आ के बाद किसी भी प्रकार का स्वर होता है, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और है यह वरल में से कोई भी होता है। तो ऐसी स्थिति में इस विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। या फिर दूसरी परिस्थिति है अ के बाद विसर्ग होता है और उसके बाद अगर अभिन्न स्वर हो, यानी ऐसा स्वर हो जो अ नहीं हो और कोई सा भी प्रकार का स्वर हो, तो भी विसर्ग का लोप कर दिया जाएगा। इसका उदाहरण है छात्राः छात्राः हसन्ति। विसर्ग के पहले आ है, बाद में है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो इस विसर्ग को हटा देंगे तो ये रूप सही हो गया। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा रामः आगच्छति। तो विसर्ग के पहले अ है, लेकिन उसके बाद आ है जो कि अ नहीं है, यानी अ के अलावा अन्य कोई सा भी प्रकार का स्वर होगा तो विसर्ग का लोप कर दिया जाएगा, और ये दोनों रूप सही है। तो इस तरह से हमने विसर्ग संधि का एक सार देख लिया है मोटे मोटे रूप में। कहाँ पर स होता है, कहाँ पर ऊ होता है, कहाँ पर र होता है, और कहाँ पर विसर्ग का लोप कर दिया जाता है।